सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अजीम जंग की तैयारी में अमेरिका, पूरी दुनिया के समंदरों में ईरानी जहाज़ों पर अमरीकी कमांडोज उतारने और जहाज कब्जे में लेने का प्लान। दुनिया भर में जंग छेड़ सकता है ईरान, ईरानी कमांडर का ऐलान। दुश्मन ने दोबारा जंग छेड़ी तो एडवांस मिसाइलों से इसे ग्लोबल वॉर में बदल देंगे। होर्मुज में चलेगा अब ईरान का सिक्का। तेहरान का नया फरमान, भारी भरकम सिक्योरिटी फीस देने वाले जहाजों को मिलेगा रास्ता। साउथ लेबनान में इसराइल का खूनी खेल जारी, सीज फायर के बीच बिंत जबील में इमारतों को बारूद से उड़ाया। गजा में भुखमरी और अकाल का खतरा, सीज फायर के 6 महीने बाद भी आटा और ईंधन के लिए तरस रहे फलस्तीनी एक एक रोटी के लिए मोहताज। औरतों का कब्रिस्तान बना गजा, यूएन की रूह कपा देने वाली रिपोर्ट में औरतों और मासूम बच्चियों के मारे जाने की असली फिगर आई सामने। और सूडान की जंग में खून बहा रहे किराए के फौजी, कोलंबियाई लड़ाकों को सूडान भेजने वाले नेटवर्क पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। ये थी कुछ हेडलाइंस, और जितनी हैवी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा हैवी हैं खबरें। उम्मीद करता हूँ आखिर तक बने रहेंगे। पहली खबर, दुनिया के समंदरों में अब बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो महायुद्ध यानी एक अजीम जंग की चिंगारी भड़का सकता है। ईरान के जहाज़ों पर अमेरिका ने हेलीकॉप्टर और छोटी नावों से फौजियों को उतारकर उन जहाज़ों को कब्जा करने का प्लान बनाया है, वो भी पूरी दुनिया के समंदरों में। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईरान के जहाज़ होंगे, प्लान ये है कि उन पर कब्जा किया जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही ख़तरनाक खबर है जो सीधे तौर पर महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की 18 अप्रैल की रात को आई रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज आने वाले दिनों में समंदर के बीचों बीच उन तमाम जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है जिनका ताल्लुक ईरान से है। अमरीकी ऑफिशियल्स के हवाले से WSJ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब अमेरिका सिर्फ गल्फ के मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकरों को अपना निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, उन जहाज़ों को भी वो जब्त करेगा जिनमें ईरान को सपोर्ट करने वाले हथियार होने का शक होगा, यानी चाइना और रूस भी निशाने पर है। सब चुप बैठ जाएंगे क्या? अमेरिका ने अपनी इस मुहिम का दायरा अब पूरी दुनिया में फैला दिया है दोस्तों। इसका सीधा मतलब ये है कि अब समंदर के किसी भी हिस्से में अमेरिकी कमांडोज ईरानी जहाज़ों पर अटैक बोल सकते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी जहाज़ों को जब्त करना शुरू किया तो ईरान की तरफ से भी बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जो इस पूरे इलाके को, पूरे रीजन को एक ऐसी बर्बादी की तरफ ले जाएगी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ईरान से शायद अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग आई है। सीनियर ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकदी ने एक ऐसा बयान दिया है जो मिडिल ईस्ट में मंडराते जंग के बादलों को और भी गहरा कर रहा है। नकदी का ये दावा सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल की उन रिपोर्ट्स को चैलेंज है जिनमें कहा गया था कि हमलों में ईरान की मिसाइल ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। 18 अप्रैल की रात आई ईरान के प्रेस टीवी की इस खबर के मुताबिक नकदी ने साफ लहजे में ये कहा है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें इसी महीने तैयार किया गया है, अप्रैल में। उनका कहना है कि दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो ईरान की मिसाइल बनाने की काबिलियत को रोक नहीं सकता। कमांडर ने यह भी वार्निंग दी कि इस बार अगर लड़ाई छिड़ी तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक ग्लोबल वॉर, एक ग्लोबल जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ईरान पूरी दुनिया में जंग छिड़ने की बात कर रहा है, एक ग्लोबल वॉर की बात कर रहा है। इसे वर्ल्ड वॉर भी कहा जा सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये खबर सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से दिखाया जा रहा एक बहुत बड़ा डिस्प्ले ऑफ पावर है, यानी ताकत की नुमाइश। जब कमांडर नकदी इसी महीने बनी मिसाइलों की बात करते हैं तो वो दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी मिसाइल फैक्ट्रियां बमबारी के बावजूद 24 घंटे काम कर रही हैं। ईरान दरअसल अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी पुरानी मिसाइलें तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली फिल्म तो उन एडवांस मिसाइलों में है जो अब बनकर तैयार हुई हैं। दोस्तों, अगर ये जंग वाकई ग्लोबल हुई और वापस दोबारा जंग छिड़ गई तो जैसा कि नकदी कह रहे हैं, तो इसका सीधा असर समंदर से लेकर दुनिया के हर उस कोने तक पड़ेगा जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं। अब सिर्फ
मिडिल ईस्ट या अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डे निशाने पर नहीं होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्या वो ईरान की इस बढ़ती जंगी मशीन को रोकने के लिए कोई और बड़ा रिस्क लेंगे या फिर इन वार्निंग्स के आगे अपनी नेवल ब्लॉकेड, अपनी समुद्री नाकेबंदी वाली जिद को ढीला करेंगे। हम देखेंगे। जो पैसा देगा ईरान उसको समंदर में रास्ता देगा, ये ऑफर है। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक ऐसा नया और सख्त फरमान जारी कर दिया है जिससे पूरी दुनिया के समुद्री रास्तों में खलबली मच गई है। CNN से बात करते हुए ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने साफ कर दिया है चौड़े होकर कि अब हॉर्मुज़ से गुजरने वाले सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को तवज्जो दी जाएगी जो ईरान के नए रूल्स को मानेंगे और भारी भरकम सिक्योरिटी फीस यानी टोल टैक्स यानी चुंगी अदा करेंगे। चुंगी दो, रास्ता लो। ईरान के मुताबिक जो जहाज ये फीस नहीं देंगे उनका रास्ता रोका जा सकता है या उनके गुजरने को पोस्टपोन, मुलतवी किया जा सकता है। दरअसल ये पैसा कमाने से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश है कि हॉर्मुज़ पर अब ईरान का सिक्का चलेगा और वो सिक्के वसूलेगा। ईरान ने हॉर्मुज़ में जहाज़ों के आने जाने पर यह पाबंदियां दोबारा लागू करते हुए अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री घेराबंदी जारी रखकर सीज़ फायर के दौरान भरोसे को तोड़ा है। इसीलिए अब ईरान ने एक नए ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क के तहत इस अहम रास्ते पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा सख्त कर दिया है। तारीख इस खबर की 18 अप्रैल है, रात के वक्त ये खबर आई है सामने। ये उनके लिए कह दिया जिन्हें तारीख चाहिए होती है, बाकी तो थंबनेल पे भी होती है। अभी रुक की खबर बाकी है। तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उस जहाज़ को तवज्जो मिलेगी जो फीस चुकाएगा। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि अब इस रास्ते से गुजरना न सिर्फ महंगा होगा बल्कि पूरी तरह ईरान के रहमो करम पर होगा। अमेरिका के दबाव के जवाब में ईरान का ये नया टैक्स और पाबंदी वाला कदम गल्फ के मुल्कों में जारी टेंशन को एक बिल्कुल नए और ख़तरनाक मोड़ पर ले आया है। ईरान से बाहर चलते हैं। 10 दिनों के लिए हुए सीज़ फायर के बावजूद इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान के बिंत जबील इलाके में तबाही मचाना जारी रखा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसराइल ने सीज़ फायर के वादों को दरकिनार करते हुए बिंत जबील में कई इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया है। यह वही इलाका है जहां पिछले कई दिनों से ज़बरदस्त ग्राउंड वॉर चल रही थी। हालांकि 16 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में 10 दिनों की मोहलत तय हुई थी, लेकिन ज़मीन पर हालात इसके बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं। 18 अप्रैल को आई तस्वीरें बता रही हैं जुल्म जारी है। लेबनान के सरकारी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने बिंत जबील की रिहायशी इलाकों में घुसकर इमारतों में बारूद लगाया और फिर उन्हें इस तरह उड़ा दिया। बढ़ते हैं आगे। इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान में भी गज़ा वाला खूनी खेल शुरू कर दिया है। इसराइल ने लेबनान की सरजमी पर एक येलो लाइन, एक पीली लकीर खींचने का ऐलान किया है जो एक हाई सिक्योरिटी बफर जोन होगा। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली मिलिट्री का कहना है कि ये येलो लाइन साउथ लेबनान में एक ऐसी सरहद की तरह काम करेगी जहां बहुत ही सख्त रूल्स लागू होंगे। 18 अप्रैल को ये खबर आई हिला देने वाली। इसराइल ने साफ कर दिया है कि इस लाइन के अंदर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी और यहाँ मौजूद फौजियों को सीधी फायरिंग के ऑर्डर दिए गए, कोई आए ठोक दो। ठीक वैसी ही पॉलिसी जैसी इसराइल ने गज़ा पट्टी में लागू कर रखी है। इस नई चाल का मतलब यह है कि इसराइल अब साउथ लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर वहाँ नो गो जोन बनाने की तैयारी में है जहाँ कोई नहीं जा सकता। सीज़ फायर के बीच इसराइली आर्मी का यह ऐलान बताता है कि वो लेबनान से पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि वहाँ गज़ा की तरह अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। जंग के शोर शराबे के बीच भूख से तड़पते फ़लस्तीनियों को कहीं आप भूल तो नहीं गए? याद दिलाता हूँ, गज़ा में यूं तो सीज़ फायर हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात अब इतने बदतर हो गए हैं कि वहाँ के बाज़ारों से आटा और ईंधन पूरी तरह गायब है। इसराइली पाबंदियों की वजह से गज़ा में भूख और मौत का जो मंजर है उसने एक बार फिर भुखमरी और अकाल यानी फेमाइन का ख़तरा पैदा कर दिया है। 18 अप्रैल 2026 की शाम आई इस रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों बेकसूर लोग रोज़ाना कई घंटों तक लंबी लंबी कतारों में सिर्फ एक अदद रोटी की उम्मीद में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसराइल ने गज़ा की एक ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वहाँ खाने पीने का सामान और फ्यूल पहुँचना नामुमकिन हो गया है। वो रोटी
जो वहाँ के लोगों के लिए जिंदा रहने का इकलौता सहारा थी, अब वो भी नसीब नहीं हो रही। अक्टूबर 2023 से जारी इस जुल्म में अब तक अप्रैल 2026 तक 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल की इस बेरहमी ने न सिर्फ लोगों को गोलियों से मारा, बल्कि सप्लाई रोककर उन्हें भूख से तड़पने पर मजबूर भी कर दिया है। नॉर्थ गज़ा में तो पहले ही बहुत बुरे हालात थे, अब आलम यह है कि खाने की कमी के साथ साथ वहाँ चूहों और गंदगी की वजह से बीमारियां भी तेज़ी से फैल रही हैं। अगर जल्द ही ये पाबंदियां नहीं हटें तो गज़ा में एक ऐसी बर्बादी मचेगी जिसका तसव्वुर करना भी रूह को कपा देता है। क्या आपको याद है, मैंने 17 या 18 अप्रैल को ये खबर दिखाई थी कि अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा है कि गज़ा में इतना खाना पहुंच रहा है, इतना राशन, इतनी मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है जितनी पिछले 5 सालों में, यानी जंग से पहले भी इतनी नहीं पहुंचती थी, अब पहुंच रही है जितनी 5 सालों में नहीं पहुंची। और ये रिपोर्ट जब आती है तो JD वेंस के मुंह पर तमाचा मारती है और पूछती है, जो भूख से मर रहे हैं ये कौन लोग हैं? अगर ये गज़ा के फ़लस्तीनी नहीं है तो कौन है? और तुम किन फ़लस्तीनियों के बारे में बात कर रहे थे? खबरें दो तरह की होती हैं, दोनों लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर गज़ा की ज़मीन से। गज़ा में इसराइल की जालिमाना जंग ने मासूम औरतों और बच्चियों की ज़िंदगी को जिस तरह लील लिया है, उसके असल आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। 18 अप्रैल 2026 को आई UN की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के आखिर तक इसराइल के हमलों में गज़ा की 38,000 से ज़्यादा औरतें और बच्चियां मारी गई थीं। जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान UN विमेन की स्पोक्सपर्सन सोफिया कार्लटॉप ने बताया कि अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच इसराइली बमबारी और ज़मीनी हमलों ने गज़ा पट्टी को औरतों का कब्रिस्तान बना दिया। मारे गए 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों में से आधे से ज़्यादा सिर्फ औरतें और बच्चियां हैं। इन आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो इसमें 22,000 से ज़्यादा औरतें और 16,000 मासूम बच्चियां शामिल हैं, हर उम्र की। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल की जंग में हर रोज़ कम से कम 47 औरतें और बच्चियां इसराइली हमलों में शहीद हुई थीं। यूनाइटेड नेशंस का ये भी कहना है कि ये तो सिर्फ वो फिगर्स हैं जो रिकॉर्ड हो पाई हैं। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि हज़ारों लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। दोस्तों, गज़ा में मचे 2 साल के कत्लेआम ने पूरी दुनिया के सामने इसराइल के बेरहम चेहरे को बेनकाब कर दिया, और वो इसराइल और नेतन्याहू अपनी आर्मी को सबसे ज़्यादा मोरल आर्मी कहते हैं दुनिया की। क्या वाहियात बात है। अब एक खबर सुनिए, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फ़लस्तीनी क्या झेलते हैं। रिहाई के जश्न से फिर एक फ़लस्तीनी कैदी को IDF उठा ले गई। इसराइल की जुल्म और ज़्यादती की हद देखिए कि सिर्फ 2 दिन पहले रिहा हुए एक फ़लस्तीनी कैदी को दोबारा सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर के पास से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। साबिक फ़लस्तीनी कैदी यजान जाबिर, जो अभी अपनी रिहाई का जश्न ही मना रहे थे, उन्हें इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर अपना निशाना बनाया, अपने साथ ले गई। यजान की रिहाई की खुशी में उनके घर पर प्रोग्राम चल रहा था। तभी इसराइली फ़ौज ने वहां धावा बोला और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वो 16 अप्रैल 2026 को ही रिहा होकर बाहर आए थे। 18 को फिर IDF उन्हें खींच कर ले गई। ये वाक़या साफ तौर पर बताता है कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों को रत्ती भर भी सुकून की सांस नहीं लेने देना चाहती। रिहाई के महज 48 घंटों के अंदर इस तरह की कार्रवाई करना जुल्म की इंतहा है। यजान के घर वाले और दोस्त जो उनकी वापसी का जश्न मना रहे थे, केक काट रहे थे, इसराइली मिलिट्री के इस अचानक और बेरहम एक्शन से सदमे में हैं। इस तरह के वाक़ये नाबलुस और उसके आसपास के इलाकों में आम हो चुके हैं, जहां इसराइली फ़ौज बिना किसी पुख्ता वजह के फ़लस्तीनियों को बार बार अपना निशाना बनाती है। मैं पूछता हूं, किस बिना पर रिहा कर दिया था? अगर उसे दोबारा ही पकड़ना था, और क्यों पकड़ लिया? सूडान में किराए के फौजी कत्लेआम मचाने के लिए भेजे जा रहे हैं, और अब पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री की धाक जमाने वाला अमेरिका किराए के इन फौजियों यानी मर्सिनरीज के नेटवर्क पर नकेल कसने लगा है। कोलंबिया से लेकर सूडान तक फैले एक ऐसे ही खतरनाक खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। 18 अप्रैल 2026 को और कुछ जगह शायद 17 की रात
یہ خبر آئی کہ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کولمبیا کے ایک بڑے نیٹ ورک پر سخت ایکشن لیتے ہوئے 5 لوگوں اور ان کے ٹھکانوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ ان لوگوں پر الزام یہ ہے کہ یہ لوگ کولمبیا کے ریٹائرڈ فوجیوں کو لالچ دے کر سوڈان کی سول وار میں لڑنے کے لیے خون بہانے کے لیے بھیج رہے تھے۔ سوڈان میں جاری اس خونی جنگ کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں دوستو، جس نے وہاں بھوکمری اور دنیا کا سب سے بڑا انسانی کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ امریکی افسروں کے مطابق یہ نیٹ ورک سوڈان میں امن اور ڈیموکریسی کو بحال کرنے کی کوششوں کو مٹیا میٹ کر رہا تھا۔ سوڈان کی آرمی اور ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کے بیچ جاری سول وار میں کرائے کے ان فوجیوں کا استعمال آگ میں گھی ڈالنے جیسا کام کر رہا ہے، لیکن اس خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کرائے کے فوجی کس کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کے فنڈ کا انتظام کون کر رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، دعا کریے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے۔